हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशंस से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ कहना चाहते हो तो फीडबैक दे सकते हो कमेंट में। अम, किसी ने एक सवाल पूछा अभिजीत चावड़ा जी से कि क्यों अफ़गानिस्तान में लोग इस तरह से रिवोल्ट नहीं कर देते जैसे कि 1971 में बांग्लादेश में बंगाल के लोगों ने कर दिया था। ऑल्दो ये सवाल, मुझे लगता है कि सवाल के अंदर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनहेरेंट, क्योंकि जो सिचुएशन थी बांग्लादेश की 1971 की वो बहुत डिफरेंट थी जो आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम है। अफ़गानिस्तान एक वन यूनिट है, कोई एनक्लेव या एक्सक्लेव नहीं है। एक्सक्लेव उस लैंड को कहते हैं जो आपकी कंट्री से डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता, जैसे अलास्का यूएस का एक एक्सक्लेव है। तो अगेन बांग्लादेश एक एक्सक्लेव था पाकिस्तान का, तो और वहाँ के नेटिव लोगों को प्रॉब्लम थी जो मेन लैंड दूसरी साइड पे है उधर के लोगों से। तो एक प्रॉपरली एथनिक डिफरेंस था। अब अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उसमें तालिबान है, वो कोई एथनिक डिफरेंस नहीं है उसमें, वो उसी जगह के उन्हीं में से आए हुए लोग हैं। तो एक तो पहला डिफरेंस ये है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आगे जाके देखेंगे कि अभिजीत चावड़ा जी ने क्या जवाब दिया है और फिर बात करेंगे उस हिसाब से। दूसरा, मुझे लगता है कि बंगाली लोगों को सही में प्रॉब्लम थी उन नीतियों से जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग उन पे अप्लाई करना चाहते थे, जैसे कि लैंग्वेज, थोड़ा बहुत रेसिज्म का भी इशू था, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी ठीक ठाक। उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में नेगेटिविटी, उनके जनरल एटीट्यूड के बारे में नेगेटिविटी, उनके ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में नेगेटिविटी। और मैं ये कोई पाकिस्तान को बैश करने के लिए नहीं कह रहा है, उनके खुद के लोग ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स थे। तो अगेन रिवोल्ट उन्होंने किया गिवन द सिचुएशन, और उसके बाद जिसको कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट ये हुआ कि उनके वहाँ से जो लीडर था उनकी एथनिसिटी से, उनके ग्रुप से, उसको जीतने के बावजूद भी उसको जो उसकी डिज़र्विंग पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की वो नहीं दी जा रही थी, वो डिनाई की जा रही थी, जो कि एक टिपिंग पॉइंट बन गया और फिर उसने लीड किया। अफगानिस्तान में कोई इस तरह का सिचुएशन नहीं है, वहाँ एक बिल्कुल ही अलग टाइप की सिचुएशन है। देखते हैं इसमें अभिजीत चावड़ा जी के बारे में क्या कहना है। अच्छा, अफगानिस्तान में एक और इंसिडेंट ये है कि अफगानिस्तान में एक्चुअली जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि दो तरह के लोग हैं एक ही देश में। वो लोग जो काबुल या और दूसरी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, हम अभी इस वक्त एथनिक लाइंस पे बात नहीं कर रहे, हालांकि एथनिक लाइंस पे वहाँ पे 4 मेजर ग्रुप्स हैं, 4 या आई थिंक 5, पश्तून, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा। ये 4 मेजर ग्रुप हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरे छोटे एथनिक ग्रुप्स भी हैं, बट इस वक्त अगर और उनमें आपस में लड़ाई हैं बहुत ज़्यादा है एथनिक बेसिस पे। बट उसके अलावा एक सोसाइटी वाइज भी दो टाइप के लोग हैं। एक है काबुल के दूसरे बड़े शहर में रहने वाले शहरी लोग जो कि थोड़ी सी वेस्टर्न वैल्यूज़ जैसे डेमोक्रेसी, जो कोर्ट है, वेस्टर्न सिस्टम, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी तरफ, एजुकेशन सिस्टम उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा जिनका झुकाव है। बट जो मेजॉरिटी है, जो लोग कंट्री साइड पे रहते हैं, मोस्टली पश्तून, वो लोग उस चीज़ को फेवर में नहीं है। वो लोग ओवरवेलमिंगली जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर शरिया का तालिबान लाना चाहता है उसके फेवर में है, और वो चाहते हैं। और एक्चुअली ये लोग आए भी कहीं से होंगे ना, तालिबान भी उसी कंट्री से निकल के आए हैं, तो किस सेक्शन से वो आए हैं, वो एक्चुअली वही कंट्री फोक्स ही हैं ओरिजिनली। तो उतना बड़ा मास लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो विरोध था पाकिस्तान का बांग्लादेश में 1971 में, या फिर वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में, उस लेवल का, ग्रास रूट लेवल का विरोध या विद्रोह नहीं है तालिबान के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान में। मेजॉरिटी उनके फेवर में ही है। जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भागना चाह रहे हैं, या फिर वो ज़्यादातर शहरों के लोग हैं, और वो लोग हैं स्पेशली जिन्होंने यूएस के साथ या नाटो फोर्सेस के साथ काम किया था। एनीवे, ये सारा मेरा लेक्चर या जो भी है, थोड़ा बहुत
अभिजीत चावड़ा जी का देखते हैं कि उनका क्या कहना है और फिर बात करेंगे उसके साथ। Why are Afghans not revolting like Bangladesh did in 1971 and Indians have been doing time and again for hundreds of years? So let's understand what happened in 1971. Today it looks like people are under the under the belief that 1971 was the Bangladeshi rebellion. I mean, people from Bangladesh have been complaining to me when I spoke about Bangladesh, the 71 war. They have been saying that you are wrong. It is the Bangladeshis who liberated the country. It was the Mukti Bahini that fought the Pakistanis, and it only received some superficial assistance from India. This is what is being taught in Bangladeshi textbooks today. That the 1971 war was Mukti Bahini against the Pakistanis, and the Mukti Bahini liberated the country with some small Indian assistance. And it looks like many people in India also seem to believe that 1971 was the Bangladeshi rebellion. Here's what happened in 1971 in Bangladesh. There was a genocide going on. The Pakistani army was genociding the people of Bangladesh. Minimum 1 million people died. Most likely 3 to 4 to 5 million Bangladeshis died in the hands of the Pakistanis. This was a full-scale genocide. The Bangladeshis were helpless. There was nothing they could do to defend themselves. It is the Indian establishment, the Indian army, that created this organization called the Mukti Bahini. They created the organization. They trained these people, these ragtag rebels. They armed them, and then they sent them back into Bangladesh to fight a rebellion against the Pakistanis. But unless the Indian Army and Indian Air Force had intervened, the Bangladeshis would never have had any success. They would have never had a separate country of their own. It is the Indian Army in its entirety that did everything, that won that war. The Mukti Bahini had a minimal influence in all these operations. The ओके मैं कुछ हद तक अग्री करता हूँ इनकी बात से और कुछ हद तक डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्रीमेंट का पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों। क्योंकि आपको टाइमलाइन समझनी होगी कि क्या कैसे हुआ। क्योंकि जिस टाइमलाइन में इन्होंने बताया, जिस ऑर्डर में, आई डोंट थिंक कि उस ऑर्डर में चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले जेनोसाइड स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे पहले हुआ था इलेक्शन में जब शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते थे, बेसिकली उनके लीडर थे, बंगाली लीडर थे, वो जीते इलेक्शन में और उनको मेजॉरिटी मिली और पूरे जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है उसका प्राइम मिनिस्टर उनको बनना चाहिए था बाय द रूल। ऐसा नहीं हुआ। उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा विरोध किया गया बंगाली लोगों के द्वारा, क्योंकि वैसा नहीं किया जा रहा था। उस विरोध के दौरान बहुत सारे लोगों का फिर उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। एक प्रॉपर उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था पाकिस्तान की आर्मी ने। उससे ये हुआ कि इंडिया में रिफ्यूजी आने शुरू हो गए, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त इंडिया के जनरल थे, जनरल जनरल सैम मानेकशॉ, उनको ऑर्डर दिया कि आप हमला करो और इसको सॉल्व करो। हम इतने मिलियंस रिफ्यूजीज़ नहीं हैंडल कर सकते। हमारी ऑफ कोर्स हमारी कंट्री के लिए भी सही नहीं है। ये ऑलरेडी वेरी पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, और वहाँ पे काफ़ी लोग भी मर रहे हैं। उसके बाद लगभग 9 या 10 महीने में प्रिपरेशन हुई। मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेश के ओरिजिनल गोरिल्ला वॉरियर कहा जा सकता है, वो थे। उनको इंडिया में ट्रेनिंग दी गई, बांग्लादेश में भी शायद दी गई होगी कुछ जगहों पे, और फिर उनको वापस लड़ने के लिए भेजा गया। इनिशियल फाइट जो थी वो उन्होंने स्टार्ट की थी, और एक पॉइंट पे जब थोड़ा एंगेज कर दिया पाकिस्तान की फोर्सेस को, तो उसके बाद फिर इंडिया ने लॉन्च किया था। और उसके बाद ऑफ कोर्स फाइनल ब्लो प्रॉपर बांग्लादेश का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन आर्मी के ही अंडर में हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के खुद के लोगों की एफ़र्ट को मिनिमाइज़ किसी भी तरह से किया जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी किला कभी भी बाहर से नहीं ढहता। किला हमेशा अंदर से ही ढहता है, चाहे उसका रीज़न जो भी हो। अब बांग्लादेश के केस में एक ही रीज़न था कि कुछ एक क्या
कई हज़ारों रीज़न इकट्ठे हो गए और ऑपरेशन और ये सब कुछ, और फाइनली उनको मतलब आज़ादी का उनको हो गया कि भाई हमको चाहिए आज़ादी, अपना खुद का कंट्री हमको चाहिए। तो ये है, ये टाइमलाइन अगर आप समझोगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि कहाँ से किसने क्या किया। तो यही है मेरा फाइनल कि इतना कम उनका भी नहीं था और इतना कम हमारा भी नहीं था। और यस, अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो पाकिस्तान को वहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं होता, ये ज़रूर, क्योंकि सम हाउ वन वे और दी अदर पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते, बहुत ज़्यादा लोगों को मारते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कंट्रोल कर ही लेते। ये बात पक्की है, ये इनकी बिल्कुल सही बात है। The Bangladeshis owe their country, या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लोग मरते। to the Indian Army, nobody else. The Mukti Bahini is just a fiction that was created to give legitimacy to the fact that India wanted नहीं, ये चीज़ नहीं सही है। उसका रीज़न ये है, इनफैक्ट जब इंडिया ने प्रॉपर सब कुछ साइन करवा लिया था उनसे, सरेंडर वगैरह, उसके बाद भी वो जो 93,000 लोग थे पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में थे, उनकी जान को वहाँ कंटिन्यूसली खतरा था। उनको इंडिया मूव किया गया बहुत क्विकली। जब तक वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे वो इंडिया में रहे मेजॉरिटी टाइम, क्योंकि उनको इसलिए क्विकली मूव किया गया क्योंकि वही यही जो मुक्ति वाहिनी वगैरह के जो लोग थे और दूसरे जो बंगाल के लोकल लोग थे, वो इनसे बदला लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि इन सबको मार दिया जाए। वो उन पे हमले करते थे। उनका आप वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जब वो लोग पास हो रहे थे तो कैसे मुक्ति वाहिनी के लोग या बंगाली लोग दूर से शाउट करते थे, उन पे चीज़ें फेंकते थे, उनको मारने की कोशिश करते थे। तो उन सब की जान को एक्चुअली खतरा था। इनफैक्ट ज़्यादा ब्रूटल उनके अगेंस्ट वो लोग थे। हाँ, अगेन वो ऑर्गेनाइज नहीं थे। अगर इंडियन आर्मी नहीं जाती तो उनका कुछ हो नहीं पाता, ये बात पूरी तरीके से ट्रू है। और हमें भी ज़रूरत भी थी काइंड ऑफ जाने की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कोई लैंड हमारे राइट एडजेसेंट है, राइट नेक्स्ट टू आवर डोर है, आप बॉर्डर पे लोगों को खड़ा करके रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स रोक नहीं सकते। अभी अमेरिका है, अमेरिका ने कहाँ रोक पाता है? साउथ से इतने सारे लोग आते हैं, सदर्न सेंट्रल अमेरिकन और सदर्न अमेरिकन कंट्रीज से। तो एक वो भी बहुत सारे, जब कोई वॉर या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। आपको नुआंसेस में जाके एक एक चीज़ को, उसके रीज़न को समझना होता है। मैं अभी बहुत ज़्यादा रैप अप करके बता रहा हूँ, हर इंसिडेंट के पीछे एक स्टोरी होती है। carve a separate country out of Pakistan and basically dissociate East Pakistan from the overall country of Pakistan. So 1971 was not a rebellion by Bangladeshis. The Bangladeshis were helpless, they were dying, they were being It was, to some extent, it was a rebellion. massacred, they were being genocided. In fact, to a great extent. It is only because of the Indian army that they were able to get a country of their own. If the Afghans try to revolt against That the is true. Taliban, they will again face the same sort of massacre. The Afghans are not armed. The Afghan population, the civilian population, is not armed. The Taliban have machine guns, they have weaponry, they have AK-47s. Now they have American equipment. Anybody who tries to rise up against the Taliban will be wiped out. अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। एक्चुअली अफ़गान पॉपुलेशन ओन करती है बहुत सारे गन्स, इनफैक्ट असॉल्ट राइफल लेवल के गन्स, जैसे कि AK-47 हो गई। बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ओन करते हैं जो कंट्री साइड पे रहते हैं, शहरी लोग नहीं, जो कंट्री साइड पे रहने वाले लोग हैं, जो, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस है अफ़ीम की खेती। और अफ़ीम की खेती जो लोग करते हैं, स्टार्टिंग माइंड ही उनका क्रिमिनल वाला है, पहली बात ये समझो। दूसरी बात ये है कि वो अक्सर नशे में होंगे, क्योंकि जो अफ़ीम उगाते हैं वो अफ़ीम खाते भी हैं, और तीसरी, या कंज्यूम भी करते हैं। और तीसरी बात कि जो लोग नारकोटिक्स में डील करते हैं, गन्स तो उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट होंगी ही। अगर आपको कुछ भी पता है नारकोटिक्स के बारे में, तो कंट्री साइड पे है। और अफ़गान वैसे भी वाइल्ड वेस्ट है, अफ़गानिस्तान उसका कंट्री साइड। वो लोग काफ़ी, जैसे कहते हैं ब्रिटिशर्स वाली मार्शल रेस वाली टर्म तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन वॉरिंग पीपल है बेसिकली। वो अभी भी वो ट्राइबल तरीके से ही ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब आप उस तरह की लाइफ जीते हो तो गन्स, पुराने ज़माने में तलवार और आज के टाइम पे आज की तलवार गन है, तो वो
आपकी लाइफ का एक हिस्सा होती है। तो वहाँ पे कंट्री शहरों की बात नहीं कर रहा, अगेन काबुल जैसे शहरों में आम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कंट्री साइड पे जो लोग रहते हैं उनके पास गन्स होती हैं। और प्रॉब्लम पर यह है कि वो ही लोग वो हैं जो तालिबान को चाहते हैं कि ये आए, तो उनके साथ उनका फड्डा होने का इतना चांस नहीं है। It doesn't work like that. You know, the world is a different place. The theoretical world is different, and the real world is very different. ये बात When you have बिल्कुल gun सही। pointed at your face, the whole world changes. So the Afghans are in no position to revolt against the Taliban. And like I said, 99% of Afghans are actually happy. They wanted Sharia law. The Taliban are giving them Sharia law. ये बात बिल्कुल सही है। The US-led government of Ashraf Ghani was quite corrupt. The governance was very poor. There was no law and order. There was only order to some extent, but there was no justice. In Sharia law, there is a form of justice. It's a very brutal justice, but it is at least there is justice now. The Taliban people will impose Sharia law, and they will dispense justice very swiftly. So it. अच्छा, एक बात और समझना है यहाँ पे, ब्रूटल जस्टिस है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अशरफ गनी की गवर्नमेंट करप्ट थी। जनरली डेमोक्रेसी में जो नेसेंट डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें गवर्नमेंट करप्ट ही होती है। इनफैक्ट अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में भी गवर्नमेंट करप्ट हो सकती है। आई डोंट नो करंट एग्जांपल, पर जो वो ब्रूटल जस्टिस है, ये समझो कि एक्चुअल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को, अफ़गानिस्तान तो खैर मुझे लगता है अगर इंडिया थर्ड वर्ल्ड है तो अफ़गानिस्तान तो शायद 6th वर्ल्ड या 10th वर्ल्ड होगा। और मैं जस्ट एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और किसी भी नेगेटिव उस लाइट में नहीं बात कर रहा। तो जो थर्ड वर्ल्ड के लोग होते हैं ना, उनको चाहिए ही ब्रूटल जस्टिस होता है। उनकी सेंस ऑफ जस्टिस जो होती है ना, वो बहुत ही हार्श होती है। मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मैं स्कूल के दिनों में होता था तो मैं ऐसे सोचता था कि यार हमारी कंट्री में ज़बरदस्त सज़ा क्यों नहीं मिलती। कोई अगर रेप करता था उसको सरेआम उसकी गर्दन क्यों नहीं उतार देते जैसे सऊदी अरेबिया में होता है, ताकि हमारे यहाँ क्राइम कम हो जाएगा। मैं खुद ऐसा सोचता था। हालांकि अब मेरी सोच ऑफ कोर्स वैसी नहीं है। सज़ा का भी एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में रिसर्चेस है, उसको पढ़ो। लेकिन जो हमारे जैसी कंट्री होती है ना, और अफ़गानिस्तान में तो शायद और ज़्यादा ये चीज़ एप्लीकेबल है, उनको चाहिए ही ऐसा जस्टिस होता है। इसने मेरे साथ ये किया, सामने सबके इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसको पूरा बदला फील हो अपना, जो विक्टिम है इस केस में। और ये जितना बता रहे हैं इस वीडियो में कि उनको चाहिए वो चीज़, वो शायद और उससे कई गुना ज़्यादा ट्रू हो। At least some form of justice will be given to the people of Afghanistan, which is something they उनका lacked in the past फेवरेट 20 जस्टिस years. है वो। So the majority of Afghans are actually happy. ये बात Now बिल्कुल there is a functioning government who will actually dispense justice. So the Taliban is a welcome change for most people in Afghanistan. So I don't see any reason why they would revolt against the Taliban regime. अच्छा, Why? मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें क्या क्यों करेंगे वो, अगर हो सकता है तो। देखो, पहले हम बात करते हैं शहरी और गांव वाले के डिफरेंस में। अब ये याद रखो, वहाँ पे एक एथनिक डिफरेंस है। एक बहुत बड़ी वहाँ पे माइनॉरिटी या सेकंड मेजॉरिटी कह लो है, एक ग्रुप ताजिक, और एक और ग्रुप है आई थिंक ऑलमोस्ट 10% हज़ारा वो लोग हैं जो ओरिजिनली मंगोल्स, जो कि मंगोल होर्ड्स जब हमला करते थे जगह जगह, तो उनके जो डिसेंडेंट्स अफ़गानिस्तान में रह गए वो लोग हैं। उसका एक बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी कुछ आपको किसी जगह शायद मिल जाएंगे, बहुत कम, लाइक इन थाउजेंड्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट तालिबान जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कोर्स 99% पश्तून है, 99 या 100% ही पश्तून है, और एथनिकली उनकी लगती है या फिर उनकी बनती नहीं है, ऐसा कह लो, ताजिक्स के साथ और हज़ारा के साथ तो और ज़्यादा। तो ये लोग जो हैं, और किसी हद तक उज़्बेक्स के साथ भी, तो बेसिकली पश्तून जो है वो समवेयर बिटवीन 45 to 50% है अफ़गानिस्तान में। उसके अलावा जो 50% है
वो लोग तालिबान को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो लोग उनसे एथनिकली डिफरेंट है। तो यस, ये बात ठीक है कि टू सम एक्सटेंट मेजॉरिटी लोगों ने वेलकम किया है उनको, बट एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। चाहे वो कुछ भी करेंगे वो उनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि समझ लो क्लैन ही डिफरेंट है ना। ट्राइबल लेवल पे दुश्मनी है, एथिक्स के लेवल पे दुश्मनी नहीं है, आइडियाज़ के लेवल पे दुश्मनी नहीं है, ट्राइबल लेवल पे दुश्मनी है। और स्पेशली उन कंट्रीज़ में जो वहाँ पे उस जगह पे जो कल्चर है उसमें दुश्मनी ऐसे नहीं ख़त्म होती। जब सामने वाला मरता है तब ख़त्म होती है। तो ये जब सामने वाला ख़त्म होता है तब दुश्मनी ख़त्म होती है, जब दुश्मन ख़त्म होता है तब दुश्मनी ख़त्म होती है। तो उस बेस पे अभी या किसी भी वक्त में जब फ्यूचर में कोई हेल्प अवेलेबल हो आउटसाइड से, तो ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो रिवोल्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही स्टेबल चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 96 और 2000 के बीच में भी जब इनकी हुकूमत थी या इनका राज था अफ़गानिस्तान पे, तो जो नॉर्दर्न रीजन्स थे बदख्शान वगैरह और ये जो अभी इन्होंने कैप्चर किया है पंजशीर, और इसके अलावा भी जो नॉर्थ साइड पे जो प्रोविंसेस हैं उन सब पे एक डिफरेंट ग्रुप, नॉर्दर्न अलायंस काफ़ी फेमस ग्रुप है अहमद शाह मसूद का, जो कि ताजिक ग्रुप है, उनका कब्ज़ा था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं, क्या पता इनके कुछ दुश्मन बन जाएं कुछ कंट्रियाँ और वो इनको हेल्प करने लग जाएं दूसरे ग्रुप्स को भी। वो जगह मैंने शायद पहले भी से बात की है कि वो जगह है सिविलाइजेशंस, 4 बड़ी सिविलाइजेशन के बीच का चौराहा। तो हर किसी को अपना मत्था मारने की वहाँ थोड़े थोड़े दिनों में कीड़ा काटता है। सेम सिचुएशन होती थी जो आज के टाइम का सीरिया और इराक है। ये वाले जो लैंड्स हैं, इन लैंड्स पे पिछले जब तक हिस्ट्री आप पढ़ोगे आपको तब तक आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी एक चौराहा नहीं तो तिराहा या फिर एक पॉइंट है जहाँ पे सिविलाइजेशंस मीट होती हैं। तो वहाँ पे भी हज़ारों साल से मतलब लड़ाई जो है वो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। कभी सीरिया वाला पार्ट इधर आ जाता था पर्शियन एम्पायर के अंदर, कभी इराक वाला पार्ट रोमन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बैजेंटाइन एम्पायर या रोमन एम्पायर वट आप कहना चाहो उसमें चला जाता था डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा फिजिकल लैंड मास होता है ना जहाँ डिफरेंट सिविलाइजेशंस आके मीट करती हैं, वहाँ पे वॉर हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती आई है। तो वो अभी भी चल रही है। और ये जो पॉइंट्स हैं, बाकी दुनिया हो गई है सिविलाइज्ड, पर ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं स्पेशली मिडल ईस्ट में और आई गेस अफगानिस्तान को क्या कहा जाए, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वहाँ पे जहाँ ये अभी भी चल रहा है। लोगों का नेचर भी क्योंकि चेंज नहीं हुआ है। और कॉकेसस भी उसी तरीके की एक जगह है। कॉकेसस उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे अज़रबैजान, जॉर्जिया वगैरह है। अभी हाल में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर चल रही थी। अभी अर्मीनिया और अज़रबैजान की वॉर हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी इस बात को। तो या ये देखने वाली चीज़ें, इस पर नज़र रखो आपको अगर इंटरेस्ट है तो। बाकी यस, मज़ा आया इन तरह। जियोपॉलिटिक्स मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे उस पर बात करना पसंद है। अगर आपको देखने के लिए अच्छा लगा हो तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।